हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 5.9। इसमें हमने घर्षण की बात करी थी। तो लास्ट वीडियो में हमने घर्षण और स्थैतिक घर्षण के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम गतिज घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको स्थैतिक घर्षण समझ में आ गया होगा तो गतिज घर्षण भी समझ में आ जाएगा। स्थैतिक घर्षण क्या था कि किसी भी वस्तु को जब शुरू होती है गति में, कोई भी वस्तु जब अपने गति में शुरू होती है तो शुरू होने के लिए जब उस पर घर्षण लगता है उसको बोलेंगे स्थैतिक घर्षण। गतिज घर्षण किसको बोलेंगे? जब कोई भी वस्तु गति में होगी उस समय जो घर्षण होगा उसको बोलेंगे गतिज घर्षण। तो दोनों में अंतर आप लोग समझना। स्थैतिक जो वस्तु को शुरू होने के लिए रोकती है उसको बोलेंगे, और गतिज मतलब कि जब गति में वस्तु होती है तब लगता है घर्षण। तो चलिए हम देखते हैं कि गतिज घर्षण क्या है। गति में जब वस्तु हो तब जो घर्षण होता है उसे बोलेंगे गतिज घर्षण। वह घर्षण बल जो दो संपर्क पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। जब दो ये पृष्ठ है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है, तो जब बॉक्स गति में होगा उस समय जो विरोध करेगा उसको बोलेंगे गतिज घर्षण या सर्पी घर्षण। जैसे कि हमने पहले देखा है कि वस्तु इस तरफ जाएगी, इस तरफ बल लगेगा और इस तरफ गतिज घर्षण लगेगा। क्यों? क्योंकि गतिज घर्षण उसको रोकने की कोशिश करता है, तो हमेशा वो विपरीत दिशा में होगा बल के। नेक्स्ट पॉइंट है, जब वस्तु गति में होगी तब गतिज घर्षण होता है। गतिज घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ये हमेशा याद रखना कि गतिज घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि स्थैतिक घर्षण जब वस्तु शुरू होती है गति करने के लिए तब लगता है, और गतिज घर्षण जब गति में होती है तब। यहाँ पे उदाहरण हम ले लेते हैं कि अगर आप किसी बॉल को किक कर रहे हो, ठीक है, बॉल को किक करोगे तो उस समय आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन वही बॉल जब गति में है लेकिन सिर्फ उसकी दिशा बदलनी है तो आप उसको आसानी से उसकी दिशा बदल सकते हो। थोड़ा सा पैर मारोगे तो उसकी दिशा बदल जाएगी। तो इसीलिए गतिज घर्षण हमेशा कम होता है स्थैतिक घर्षण से। नेक्स्ट पॉइंट है, यह वेग तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, परंतु यह अभिलंब बल पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने पहले देखा था, स्थैतिक घर्षण भी अभिलंब बल पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पे भी सूत्र क्या बनेगा? एफ के मतलब कि काइनेटिक, एफ के अनुक्रमानुपाती एन, इसको निकालेंगे तो अचर कीमत लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है म्यू के, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। म्यू के क्या है? गतिज घर्षण गुणांक। अभी हमने बात करी म्यू के, म्यू एस से कम होता है, तो हम इस प्रकार लिखेंगे म्यू के लेस देन म्यू एस। म्यू के कम है तो एफ के लेस देन एफ एस। ठीक है, अब इसमें हम कुछ केस देखेंगे। तो पहला केस है कि अगर हमारा बल बाह्य बल बड़ा होगा गतिज बल से, गतिज घर्षण से बड़ा होगा, तब क्या होगा? ये मेरी एक वस्तु है जो कि पृष्ठ पर रखी है, हमने यहाँ पे बल लगाया है और इस तरफ गतिज घर्षण है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारा बल बाह्य बल जब ज़्यादा होगा तब वस्तु गति में होगी। तो यहाँ पे पिंड गति में होगा। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। परिणामी बल किसके बराबर होगा? एम ए के। अब परिणामी बल कैसे ढूंढेंगे? इसमें से ये माइनस करेंगे तभी हमें मिलेगा परिणामी बल। तो एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। और अगर त्वरण ढूंढना हो हमें तो ए, एम नीचे ले आओ, ए इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के अपॉन एम। तो ये मिल गया हमें त्वरण। कब? जब हमारा बल बाह्य बल ज़्यादा होगा गतिज घर्षण से। अब दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे हमारा बल गतिज घर्षण से बराबर है, तो हमें ए कितना मिला था? इतना। तो जब बराबर होगा तो त्वरण मिलेगा 0, मतलब कि पिंड हमारी एक समान गति में रहेगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, जब हम कोई बाह्य बल नहीं लगाते, हमें पता है इस पे मैं बाह्य बल नहीं लगाऊंगी तो ये पेन विरम अवस्था में ही रहेगी। तो सूत्र से देखते हैं, ए इज इक्वल टू ए, हमें इतना मिला। अब यहाँ पे एफ 0 है तो क्या बचा? माइनस एफ के अपॉन एम। माइनस मतलब कि क्या होगा? विरुद्ध दिशा में इस तरफ को जाएगा। इस तरफ क्या है? घर्षण है।
गतिज घर्षण है, तो इसलिए जो पिंड होगा वो अवमंदित होगा, उसकी जो चाल होगी वो कम होगी और कम होते होते विरम अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 3 केस देखे। पहला देखा बाह्य ज़्यादा होगा तो वस्तु गति में होगी, जब बाह्य बल और घर्षण बल बराबर होंगे तब एक समान गति में होगी, और जब बाह्य बल 0 होगा तो वस्तु हमारी विरम अवस्था में होगी। तो ये हमने देखा गतिज घर्षण के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लॉटनिक घर्षण के बारे में बात करेंगे।